नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त सीधी बात का है और सीधी बात में आज बात करेंगे उस आतंकी मॉड्यूल की जिसने न सिर्फ व्हाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन को उजागर किया है, इस पूरे रैकेट को उजागर किया है, बल्कि यह भी बताया है कि किस तरह से पढ़े लिखे डॉक्टर्स भी आतंक के खिलाफ इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। बात आतंकी उमर की, जिसने बकायदा एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में आतंकी उमर बता रहा है सुसाइड बॉम्बिंग को शहादत, सुसाइड बॉम्बिंग की वकालत करता वो दिख रहा है और बकायदा अंग्रेजी में बात कर रहा है। तो जरा सोच सकते हैं कैसी मानसिकता होगी कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स भी किस तरीके से इस टेरर के मकड़ जाल में धकेले जा रहे हैं या फिर इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। क्या ये हाल फिलहाल की बात है या फिर लंबे समय से इनकी सोशल या ऑनलाइन ग्रूमिंग चलती है या ये आइसोलेट हो जाते हैं? इस पूरे टेरर मॉड्यूल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी भी लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। एनआईए के साथ अब ईडी भी आ गई है और ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी समेत 25 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है और जो पूरा फंडिंग ट्रेल है उसकी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। Martyrdom operations, and it is being known in Islam. तो आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ तो एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। सबसे चौंकाने वाला खुलासा, जिस तरीके से आतंकी उमर की हमने बात की सबसे पहले, वो एक्सक्लूसिव वीडियो जरा सुन लीजिए जो तेजी के साथ वायरल हो रही है। हालांकि ये वीडियो किसकी तरफ से रिलीज की गई है ये जानकारी अभी नहीं लगी है, इसका पता लगाया जा रहा है, लेकिन इंटरनेट पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आतंकी उमर कह रहा है कि सुसाइड बॉम्बिंग शहादत है। A very misunderstood concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, and there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. अब ये वीडियो सामने आने के बाद और जिस तरीके से ईडी भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है, कई ऐसे सुलगते सवाल हैं जो यहां पर आकर खड़े हो जाते हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनका जवाब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सीधी बात में आज कौन से सुलगते सवाल हम उठाएंगे, एक एक कर आपको वो सवाल भी हम बता देते हैं। एलईडी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े ये सुलगते सवाल है। पढ़ा लिखा शख्स और आतंकी इरादे, आखिर ये कैसी मानसिकता है जिस तरीके से आतंकी उमर की वीडियो सामने आई है। इत्मीनान से बैठकर अंग्रेजी में वो वीडियो बनाता है और बताता है, समझाता है, कहता है कि सुसाइड बॉम्बिंग एक तरह की शहादत है। यहां तक कि आपकी मौत की वजह और आपकी मौत की तारीख सब कुछ पहले से तय होता है। तो किस तरीके से इन्हें इन्फ्लुएंस किया जाता है कि ये डॉक्टर्स हैं, बावजूद इसके टेररिज्म में किस तरीके से धकेले जा रहे हैं। इस्लाम में सुसाइड बॉम्बिंग आतंक है या शहादत, ये एक बड़ा सवाल यहां पर भी खड़ा हो जाता है कि किस तरीके से इस्लाम में सुसाइड बॉम्बिंग आतंक है या शहादत। आखिर इन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, किस तरह की मेंटालिटी इनकी बिल्ड की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल यहां पर आकर खड़ा हो जाता है कि इनकी मेंटालिटी, इनकी मानसिकता, इनकी शिक्षा, हर एक चीज सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो जाती है। तो इस्लाम में सुसाइड बॉम्बिंग आतंक है या शहादत है, ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। इसके अलावा तीसरा सवाल, फंडिंग ट्रेल की जांच, कहां तक जुड़े आतंक के तार। ये सवाल इसीलिए आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि ईडी अब जांच पड़ताल कर रही है कि कहां से फंडिंग हुई
हुई है, किस तरीके से हवाला का जो पूरा पैसा था वो इधर से उधर हुआ, केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया, विस्फोट के लिए इस्तेमाल किया गया, किस किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया, आतंक के तार कहां कहां किस किस से जुड़े हुए हैं, क्या सिर्फ उमर ही इसमें था या और भी लोग थे, मुजम्मिल का नाम आ रहा है, ये जो तमाम आरोपी अभी सामने आ चुके हैं, सिर्फ यहीं तक ये कहानी है, ये पूरा टेररिज्म रैकेट है या इसके अलावा भी ये रैकेट बहुत बड़ा है जो भारत को दहलाने की साजिश रच रहा था? क्या विश्वविद्यालय में सुरक्षा कमी से रेडिकलाइजेशन को पनाह मिली है? ये एक बड़ा सवाल इसीलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है और जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं वो ये बताते हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी किस तरीके से आतंक का अड्डा बन चुकी थी और इसी वजह से अल फलाह यूनिवर्सिटी समेत जो 25 ठिकाने हैं उन पर ईडी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है और एक एक कर सवाल यहां पर ये उठ रहे हैं और जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कहां तक तार जुड़े हुए हैं। तो ये वो सवाल जो आज हम हमारे खास मेहमानों से करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक एक कर उनका परिचय भी हम आपसे कराएंगे और इन सुलगते सवालों को न सिर्फ उनसे पूछेंगे बल्कि सीधी बात उनसे करेंगे, ना इधर उधर की बात, ना कोई लाग लपेट होगी, सीधी बात, सीधे सवाल, सीधे जवाब, क्योंकि बहुत जरूरी है इस पूरे टेररिज्म के रैकेट को समझना, जिस तरीके से टेररिज्म का रैकेट फैला हुआ है और भारत को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, दीमक की तरह खाता जा रहा है। इसीलिए इस रैकेट को समझना, इस रैकेट का पर्दाफाश होना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही है कि धीरे धीरे पर्दाफाश यहां पर सरकार की तरफ से, एनआईए की तरफ से, ईडी की तरफ से सभी एजेंसियां एक साथ मिलकर इसका पर्दाफाश करने पर जुटी हुई हैं और एक एक तमाम जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक कर उनका परिचय भी हम आपसे करा देते हैं। राघवेंद्र सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविंद्र सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल शुभांकर मिश्रा सामरिक विश्लेषज्ञ हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अनुपमा धमीजा मनोवैज्ञानिक है, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं, जल्द ही आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आपको ये खास मेहमान दिखाई देंगे। तो कई ऐसे सवाल, सुसाइड बॉम्बिंग की वकालत की जा रही है, उसे शहादत बताया जा रहा है, आतंकी उमर की तरफ से क्यों, ये कैसी मानसिकता है, क्या ये अभी आतंकी उमर का जो ब्रेन वॉश है, माइंड वॉश है वो किया गया हाल फिलहाल में, या फिर सालों से आतंकी उमर के अंदर ये सब कुछ पनप रहा था? ये शिक्षा का सवाल है, क्या सिर्फ डॉक्टर की एक डिग्री थी और असल में जो शिक्षा थी वो कुछ और ही थी? वो शिक्षा थी आतंक फैलाने की, वो शिक्षा थी विस्फोट करने की, वो शिक्षा थी एक टेरर रैकेट चलाने की, वो शिक्षा थी भारत को सुलगाने की? ये सवाल जो है वो वाकई में यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं, इसीलिए ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। फंडिंग ट्रेल की जांच की जा रही है, पूरे नेटवर्क का खुलासा होगा और एक एक जो तार है वो किस किस से जुड़ रहे हैं, वो तमाम जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। विश्वविद्यालय का नाम जिस तरीके से सामने आ रहा है, अल फलाह यूनिवर्सिटी का, ये एक व्यवस्थित फंडिंग नेटवर्क का अड्डा बन गया था, ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े भी तमाम खुलासे एक एक कर हो रहे हैं। एक बार फिर से हमारे मेहमानों का परिचय आपसे करा दें और उनका स्वागत करते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे खास मेहमान आपको अब दिखाई देंगे। राघवेंद्र सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल शुभांकर मिश्रा सामरिक विश्लेषक हैं वो भी हमारे साथ हैं और अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं लेकिन आगे चलकर डॉक्टर अनुपमा धमीजा मनोवैज्ञानिक हैं हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे ये साइकोलॉजी कैसी है, ये मेंटालिटी कैसी है, क्योंकि इस मेंटालिटी को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पहले हम आ जाते हैं राघवेंद्र सिंह जी से। राघवेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से आज ईडी की भी एंट्री होती है, 25 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है, क्या आपको ये लगता है इसको किस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे, क्या आप स्टेटमेंट देंगे और क्या आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक गैप था, एक एरर था राज्यों के अकॉर्डिंगली या फिर जो जांच एजेंसियां हैं उनके अकॉर्डिंग कि पहले से विश्वविद्यालय में क्या कर चल रहा है कुछ भी उजागर नहीं हो पाता? नहीं, देखिए, हमारी जो एजेंसियां हैं, देश की एजेंसियां, उन्होंने बड़ी व्यवस्थित रूप से काम किया है। इसमें अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक इस घटनाक्रम को देखें तो इसकी जांच में बड़े बड़े जो अपराधी थे, आतंकी थे, वो गिरफ्तार किए गए। अमोनियम नाइट्रेट की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई, जिसमें अगर वो सब सफल हो जाते देश में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हमारी एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता है, जांच चल रही है, आतंकवादी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इसमें जो है पहले ये समझा जा रहा था ये जो घटनाक्रम है ये सिर्फ देश के अंदर का है,
इसमें जो सोडियम अमोनियम नाइट्रेट जो पकड़ी गई है, देश के अंदर से ही पकड़ी गई है। अब जांच जब आगे बढ़ रही है तो उसमें सामने आ रहा है कि विदेशों का भी इसमें हाथ है, बांग्लादेश का हाथ है, तुर्की का हाथ है, अन्य पाकिस्तान का भी हाथ इसमें समझ में आ रहा है। तो निश्चित रूप से मोनिका जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसमें जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी आतंकवादियों पर शिकंजा कसता जाएगा। और जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, अल-फलाह मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी जांच की जा रही है, वो भी संदेह के घेरे में है। वहां पर भी काफी मात्रा में पैसे का घालमेल समझ में आया है, आतंकवादी गतिविधियों की पकड़ा जा रही है, उसमें जो उनके जो दस्तावेज है उसमें बहुत बड़ा घालमेल नजर आ रहा है। देश में चारों तरफ हमारी जो एजेंसियां लगी हुई हैं, निश्चित रूप से मानिए इस विषय का पूरी तरीके से भंडाफोड़ हो चुका है, आगे भी होगा। और जो जो विदेशी ताकतें हैं उनको भी पकड़ा जाएगा, और जो देश के अंदर के जो आतंकवादी लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। ये विदेशी ताकतें लेकिन बहुत तेजी के साथ अपने पैर भी पसार रही हैं। रविंद्र सिंह जी, वाकई में ये जो विदेशी ताकतें हैं इतनी तेजी के साथ पैर पसार रही हैं, जबकि भारत एक ऐसा देश है जो कि विकासशील देश है, जिस तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, अन्य देशों के साथ हमारे संबंध भी अच्छे हैं, लेकिन तब भी क्या भारत की तरफ जब बात आती है तो भारत की तरफ हमेशा ये टेढ़ी निगाह और टेढ़ी आंख से ही देखते हैं। रविंद्र जी प्लीज पहले अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही। मोनिका जी, मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे देश के अंदर कोई विदेशी ताकत आतंकवाद फैला रही हो या हमारे देश के अंदर से आतंकवाद फैलाया जा रहा हो तो उसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेदार होती है। पूरी दुनिया में आतंकवाद है, सब लोगों ने स्वीकार किया है। अमेरिका जैसा संपन्न देश आतंकवाद की भयंकर चपेट में आ चुका है, ये कह के बचा नहीं जा सकता। दूसरा विषय यह है कि अगर सरकारों ने गंभीरता दिखाई होती, अमेरिका के ऊपर आक्रमण होता है, अमेरिका गंभीरता दिखाता है, उसके बाद इस प्रकार की कोई आतंकी का हमला अमेरिका में नहीं होता है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। उड़ी में हमला होता है, हमारे 19 जवान मारे जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, आज तक कोई नहीं जान पाया क्या हुआ। पठानकोट में एयरफोर्स के बेस पे हमला होता है, 7 जवान मारे शहीद होते हैं हमारे, आज तक कुछ भी पता नहीं चला। गुरदासपुर में एक नागरिकों पे हमला होता है, एक डीएसपी समेत नागरिक मारे जाते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। अमरनाथ जी में हमला होता है, श्रद्धालु मारे जाते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। पुलवामा में हमला हुआ, हमारे सेना के 40 जवान शहीद होते हैं। कन्वॉय पे हमला हुआ था, जबकि उनको एयरलिफ्टिंग मांगा जा रहा था। आप बार बार सरकार पर सवाल उठाते हैं, आप देश की सेना पर भी सवाल उठा देते हैं। ये विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन कम से कम उन जवानों का मान सम्मान हमें होना चाहिए, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब दिया गया। चाहे वो आप पहलगाम की बात कर लीजिए या फिर पुलवामा अटैक की बात कर लीजिए, मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सरकार को घेरिए, लेकिन कम से कम इसमें सेना के जो जवान हैं उनका मान सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जब आप सवाल ऐसे में सरकार के ऊपर उठा देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सेना पर भी सवाल उठ जाते हैं। उन जवानों पर जो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आगे पहले तो मुझे लगता है कि आप जो कह रही आतंकवादियों के साथ खड़ी हो रही हैं, मैं बार बार घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं जो आतंकवादी घटनाएं घटित हुई हैं। कौन आतंकवादियों के साथ खड़ा हो रहा है? रविंद्र जी एक सेकंड, रविंद्र जी अपना स्टेटमेंट प्लीज रिपीट कीजिए। खड़ी हुई हैं, कौन खड़ा हुआ आतंकवादियों के साथ? कौन खड़ा हुआ आतंकवादियों के साथ? नहीं, आप अपना स्टेटमेंट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ताकि ध्यान से हम सुन लें, और जो देश है आपको सुन रहा है, जनता जो आपको सुन रही है। अपने पास सुनने का धैर्य नहीं था। मैं वो घटनाएं बता रहा हूँ जो घटित हुई हैं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला हूँ। सर रोज इन्हीं घटनाओं की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बात कर रही हूँ, मैं ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही हूँ, मैं आतंक की बात कर रही हूँ, आप भी बात कर रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रही हूँ, मैं वो भी कर रही हूँ, अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। जब जवाब नहीं होता ना तो ये बहुत आसान होता है सर, ये बहुत आसान होता है सामने वाले पर उंगली उठा देना। जवाब नहीं होता है, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है सर। मैं ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही हूँ, आप कितना भी बहस कर लीजिए, लेकिन कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि बहुत आसान होता है सामने वाले पर उंगली उठा देना। मतलब आप आतंकवादियों के साथ खड़ी हुई हैं और सरकार के निकम्मेपन के साथ खड़ी हुई हैं। एक सेकंड, आप जरा सोच लीजिए आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? अपनी जुबान पर लगाम लगाइए, अपनी मेंटालिटी को जरा झांक कर देखिए। आपको सोचने समझने की जरूरत है कि आप मेरे लिए क्या बोल रहे हैं। आप मुझ पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं, आप मुझ पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं, वो आपको सोचने की जरूरत है। ये मेरे संस्कार नहीं कि मैं आपके आगे जोर जोर से चिल्लाऊं।
और ये आपको सोचने समझने की जरूरत है। अपने देश के साथ खड़े रहिए, आपको पूरा मैं बोलने दे रही हूँ। अगर सवाल किया जा रहा है तो उसका जवाब दीजिए। नहीं, ये टाइम वेस्ट होगा। एक सेकंड, मैं आपसे कितनी भी बहस करूँ ये टाइम वेस्ट होगा। आप मुद्दे पर आइए, आप ये बातें खत्म कीजिए। मेरा बैच सेना में दूसरे नंबर जनरल के नीचे आता है। आप जैसे लोगों से सलाह की जरूरत नहीं है। हमारे साथ के 200 साथी शहीद हुए हैं। आप जैसे व्यक्ति की जरूरत नहीं सलाह की हमको। हम जानते हैं कि सेना में कैसे काम किया जाता है। सलाह दी, आप बात कीजिए ना मुद्दे पर। आप इधर उधर की बात में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप मूर्ख हैं, मैं कह रहा हूं आप मूर्ख हैं। इनकी ऑडियो म्यूट कीजिए, मुझे नहीं चाहिए रविंद्र सिंह जी मेरे कार्यक्रम में बात करने के लिए। जिनके पास मुद्दे पर बात करने के लिए जवाब ना हो और इधर उधर की बात करना हो, वो इस कार्यक्रम का शायद हिस्सा नहीं हो सकते। आप मुद्दे पर बात कीजिए, इधर उधर की बातों में आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको मौका दूंगी, एक सवाल करूंगी, उसका जवाब अगर आप देना चाहें बिना इधर उधर फालतू की बातों के तो बहुत अच्छा होगा। आपको लगता है जिस तरीके से जांच पड़ताल को अब आगे बढ़ाया जा रहा है, ईडी भी जांच करे, पूरी ट्रांसपेरेंसी आ पाएगी और जो पूरा नेटवर्क है उसका खुलासा हो पाएगा? रविंद्र जी, सबसे पहले तो हमारी एजेंसियों के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। सरकारें उनको बाध्य करती हैं। एक और उदाहरण बता रहे हो, हमारे प्रथम सीडीएस साहब शहीद होते हैं संदिग्ध परिस्थितियों में। आज तक क्यों जांच नहीं हुई? आज तक एनआईए क्यों जांच नहीं किया? सरकारें रोक लगाती है। हमारी कोई भी एजेंसी गड़बड़ नहीं हो सकती है। पुलिस से लेके सेना तक या सेना से जुड़ी सारी एजेंसियां कोई भी गड़बड़ नहीं होती हैं और उनको हर चीज का खुलासा करती हैं। सरकारें फाइल दबा के बैठ जाती है। हम हैं, सेना से जुड़े व्यक्ति हैं। हमारे 3000 लोग सेना में है, जिस इंडियन स्कूलों से हम लोग पढ़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल तक है, जीओसी तक है, 6 जीओसी हमारे साथ के लोग रहे हैं। तो आप कम से कम सलाह की जरूरत नहीं है और हम जानते हैं क्या होता है, लेकिन बोला नहीं जा सकता है, सार्वजनिक रूप से नहीं बोला जा सकता है। जी धन्यवाद। कोई सलाह आपको नहीं दी जा रही रविंद्र जी, आप मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। मैंने आपसे सीधा सवाल किया, आप सीधा जवाब दीजिए। आप उसको इधर उधर कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, आप अपमानित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं स्टिल आपको बार बार कह रही हूँ, मैंने फिर आपसे सवाल किए। जरूरी नहीं है हर बात लड़ा जाए। मैं सिंपल बात कर रही हूँ, जरूरी नहीं है हर बात लड़ा जाए। बिना लड़े भी डिस्कशंस हो सकते हैं। जरूरी नहीं होता है कि चिल्लाया जाए हमेशा। ठीक है, ओके, ठीक है। आपको मैं कितना भी समझा लूं, मैं सीधे कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि हमेशा हम लड़े। ठीक है, हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल शुभांकर मिश्रा जी भी हैं, सामरिक विश्लेषज्ञ हैं। क्या स्ट्रैटेजी हमें अख्तियार करने की जरूरत है सर? क्योंकि विदेशी ताकतें जिस तरीके से एक्टिव हैं और इन विदेशी ताकतों की वजह से जिस तरीके से हमारे देश की तरफ नापाक निगाहें ये टिका कर बैठी हुई हैं, क्या स्ट्रैटेजी अब और अख्तियार करने की जरूरत है? आपको क्या लगता है? अनम्यूट कीजिए प्लीज, शुभांकर मिश्रा जी, प्लीज पहले अनम्यूट कीजिए। मोनिका जी नमस्कार, जय हिंद। जी नमस्कार। देखिए, जहां तक आपका जो विदेशी ताकतों की तरफ इशारा है, विदेशी ताकतें कभी नहीं चाहेंगे कि हम सक्षम हो। कोई भी नहीं चाहता कि एक और मुल्क दुनिया में जो काफी तेजी से तरक्की कर रहा है, इतना तरक्की कर ले कि दूसरे को पार कर जाए। लेकिन उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि क्या हमारे पास अपने लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो हमारे देश के साथ नहीं खड़ा है। जरूरत आज इन लोगों को पहचानने की। मैं 3-4 चीजें बोलना चाहूंगा जो अभी तक चीजें इस डिबेट में बात जिन चीजों पे हुई। आपने सबसे पहले पूछा इंटेलिजेंस के बारे में। जहां तक रहा सवाल इंटेलिजेंस एजेंसीज का और उनका काम करने का, या किस वजह से ये चीजें पहले नहीं पकड़ी जाती हैं, तो मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा कि अगर 100 घटनाएं आपके सामने नहीं आती हैं, उनको रोका जाता है, तो कहीं जाके एक आधा कोई छोटी मोटी घटना या कोई बड़ी घटना सामने हो पाती है। इंटेलिजेंस एजेंसियां हर जगह मौजूद नहीं रह सकती, हर समय नहीं होती। और हमारे यहाँ जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसका आज भी बहुत बड़ा एक रोल है। हम यूएस और बाकी विकसित देशों की तरह हमारे पास साइबर इंटेलिजेंस का इतना बड़ा सेटअप नहीं है जहां पे हम लोगों की प्राइवेट चैट्स को या उनकी मॉनिटरिंग उस तरीके से कर लें। प्लस उसके साथ बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, जिस तरीके से उसकी अगर जैसी बात शुरू होगी हमारे देश में राजनीतिक दलों के द्वारा उसको एक मुद्दा बनाया जाएगा और निजता के अधिकार की हनन की बात शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि हमें बाहर की बजाय अपने देश के अंदर देखना ज्यादा जरूरी है कि ऐसे वो लोग जिनकी चाहे मानसिक और आर्थिक रूप से वो कहीं ना कहीं से
प्रेरित हो रहे हैं इन घटनाओं में भाग लेने के लिए, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो किसी आइडियोलॉजी के नाम पे हो, इनके ऊपर शिकंजा कसने की ज्यादा जरूरत है, बजाय कि हम इसको एक पॉलिटिकल स्लग फेस्ट बनाएं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता काफी जोश में थे और मैं सिर्फ उनसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर रविंद्र जी 2013 में भी समाजवादी पार्टी में थे तो उनको याद होगा समाजवादी पार्टी ने बनारस बम ब्लास्ट के अभियुक्तों के ऊपर से चार्जेस हटाने की बात की थी, जिसमें फिर हाईकोर्ट से उनको फटकार पड़ी थी और उसके बाद वो एक्शन वापस लिया गया था। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की भी एक मजबूरी है, वो चाहे ना चाहे वो हर चीज को अपने राजनीतिक फायदे की नजर से देखना चाहती हैं, जिसका बहुत बड़ा नुकसान इस देश को भुगतना पड़ रहा है। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं सुधरेंगी, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, सारी पार्टीज की यही हालत है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं सुधरेंगी तो देश और नुकसान झेलेगा। मोनिका जी, चलिए, आपकी बातें बहुत सही थी। मुझे एक एक पॉइंट मैं टोटली एग्री करती हूँ आपकी बातों से, और उम्मीद करती हूँ जो बाकी मेहमान, बाकी पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी आपकी बात से एग्री ज़रूर कर रहे होंगे कि हर चीज़ पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए नहीं होती है। बट सर, जिस तरीके से आपने ये भी कहा कि इनका ये कैसे इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, पैसों की वजह से हो रहे हैं या इनके दिमाग में डाला है, ये वाकई में जांच पड़ताल का विषय है और इससे जुड़ा सवाल मैं आपसे करूंगी, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। पर पहले कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर अनुपमा धमीजा भी जुड़ चुकी हैं, मनोवैज्ञानिक है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर अनुपमा, मैं समझना चाहती हूँ, मैं ये समझना चाहती हूँ कि कैसी साइंस है, कैसी साइकोलॉजी है, ये कैसी मेंटालिटी है, ये कैसी मानसिकता है। आतंकी उमर की हमने वीडियो देखी जो वायरल हो रही है, उम्मीद है आपने भी देखी होगी। इत्मीनान से एक कमरे में बैठकर सुसाइड बॉम्बिंग की बात करना, वो भी अंग्रेजी में, अच्छी अंग्रेजी में बात करना, पढ़े लिखे इंसान के साथ, क्योंकि वो डॉक्टर भी है। सुसाइड बॉम्बिंग की बात करना, उसकी वकालत करना और ये कहना कि ये शहादत है, ये कैसी मानसिकता, ये मानसिकता नहीं समझ पा रही हूं मैं। गुड इवनिंग टू ऑल। बेसिकली education is not the criteria to judge a person. Education कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर वो एजुकेटेड है इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी मानसिकता कैसी है, कि नेगेटिव है या कैसी है। वो एजुकेटेड है, वो एक नेगेटिव मानसिकता लिए हुए है, ठीक है, एक इंसान है, उसकी कैसी मानसिकता है, कंडीशनिंग हुई है एक्चुअली उसकी। कुछ एक ग्रुप है जिसने उसको ट्रेन किया है, मानसिकता नेगेटिव लिए हुए है, वो कंडीशनिंग हुई है उसकी। हम कह सकते हैं कि बचपन से ही अगर उसको ऐसी कंडीशनिंग हुई है, उसकी कंडीशनिंग का मतलब ये है कि उसको एक सोच, ऐसी सोच के साथ बड़ा किया गया है कि वो एक, चाहे वो धर्म है, चाहे वो जाति है, चाहे वो किसी भी तरह की चीज है, लेकिन उसको एक नेगेटिविटी के साथ बड़ा किया गया है, ऐसी सोच के साथ बड़ा किया गया है कि उसको एक नेगेटिविटी के साथ बड़ा किया गया है। अनुपमा जी, अगर नेगेटिविटी के साथ बड़ा किया जा रहा है, अगर इनके दिमाग में ये सब चीजें डाली जा रही हैं, आतंक डाला जा रहा है, टेररिज्म डाला जा रहा है, तो फिर ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर की डिग्री लेकर, ये क्या कर रहे हैं इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर? जी देखिए, मन की दुनिया अलग है, बाहर की दुनिया अलग है। जो मन के अंदर फीड किया जा रहा है उनको, उसी तरह से उनकी मानसिकता बन रही है। टेक्निकल एक अलग एजुकेशन ली है उसने, वो टेक्निकल फील्ड है उसका, ठीक है, वो बाहर की दुनिया के हिसाब से उसने एक एजुकेशन ले ली है, वो एक टेक्निकल फील्ड है उसका। लेकिन जो कुछ भी उसके दिमाग में चल रहा है वो एक थॉट प्रोसेस है, उसकी सोच है। उसकी सोच को उन्होंने एक नेगेटिव सिचुएशन, थॉट को एक नेगेटिव राह दे दी है, एक रास्ता दे दिया है। तो वो सोच पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो रास्ता एक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसको नेगेटिव रास्ते पर चलाया गया है। समझ रहे हैं आप? तो वो नेगेटिविटी भर दी गई है उसके अंदर। ये जो ग्रूमिंग हो रही है, क्या ये सब सोशल ग्रूमिंग का नतीजा है, ये आइसोलेशन का नतीजा होता है, या फिर ऑनलाइन ग्रूमिंग होती है? क्या कह सकते हैं, कैसे इनमें ये कीड़ा डाल दिया जाता है कि आप इस तरह से कोई व्यक्ति, और ये कीड़ा कैसे, सिर्फ आतंक ही नहीं, कोई भी चीज हो, किसी व्यक्ति के दिमाग में ये कीड़ा कैसे डल सकता है कि वो पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस होकर अपनी लाइफ ही फ्लिप कर दे, पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर ही भूल जाए?
ये बहुत तरह से होता है। जैसे बचपन से ही ये चीज, जैसा भी संस्कार हम उनको देते हैं ये बचपन से शुरू हो जाता है। ऑनलाइन भी ये चीज, अगर हम किसी के टच में आते हैं, ये पेरेंट्स पर बेसिकली डिपेंड करता है कि हम उनको, बच्चों को कितना टाइम देते हैं, हम उनसे शेयरिंग करते हैं फीलिंग्स की या नहीं करते हैं, या हम उनको आइसोलेट छोड़ देते हैं। अगर सोशल मीडिया है तो हम बच्चों को कितनी देर तक सोशल मीडिया के टच में रखते हैं। नेट है और तरीके हैं जिनमें बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमें उन पर वॉच रखनी चाहिए कि किस तरह से बच्चे किस सोसाइटी में मूव कर रहे हैं, बच्चों को क्या कंपनी मिल रही है। हम बच्चों के साथ पेरेंट्स शेयर नहीं करते हैं, हम उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे आइसोलेट हो जाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम जो है, हमें उन पर वॉच रखना चाहिए। बच्चों को हमें वैल्यूज देनी चाहिए, वैल्यूज सिखानी चाहिए, हमें उनको संस्कार पॉजिटिव देने चाहिए। अगर ये सब चीजें हम पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं तो बच्चे, नेचुरल है, एक कोई बहक जाते हैं बच्चे, वे एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, दूसरे लोग उनको बहका देते हैं। तो ये सब चीजों का पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए, खासतौर से संस्कारों के बारे में पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए। शुरुआत से जरूरत है, क्या सिखाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, किस चीज का क्या मतलब बताया जा रहा है, नहीं तो इसी तरह से ये इन्फ्लुएंस होते रहेंगे। और अक्सर इसमें मैं धर्म इंक्लूड करना नहीं चाहती हूँ, पर चाहते ना चाहते, गाहे बगाहे कहीं ना कहीं धर्म इंक्लूड हो ही जाता है। और अक्सर हम देखते हैं कि एक विशेष धर्म के लोग अक्सर बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो शिक्षा है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। राघवेंद्र जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से ईडी ने इन 25 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की, जांच पड़ताल को अब आगे और किस दिशा में बढ़ाया जा रहा है? क्या इसका जो जियोग्राफिकल मैप है इन 25 ठिकानों से और भी बढ़कर है, और भी बड़ा है? देखिए, निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है बहुत ही गंभीरता से सभी संस्थाओं का उपयोग बेहतर तरीके से कर रही है। और निश्चित रहिए, हम लोग ईमानदारी से जांच करवा रहे हैं और सरकार का पूरा समर्थन रहेगा हर तरीके से। हम लोगों ने जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं, उनके हाथ खोल रखे हैं और किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। अभी हमारे मित्र जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र जी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। ये उन्हीं पार्टी के साझीदार हैं जो किसी तरह, जैसे 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट बनी थी, पोटा कानून जो हमारी सरकार ने बहुत ही गंभीर कानून बनाया था आतंकवादियों के लिए, उसको सबसे पहला काम इन्होंने उसी को हटाने का काम किया था। इतना जरूरी था क्या? मुझे याद है समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, इसमें अमजद अली नाम का एक आतंकवादी गिरफ्तार कर लिया गया था। यूपीए सरकार ने उसे रातों रात भगा दिया गया था। उसके बाद उसमें जो है हिंदू आतंकवाद रविंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं। रविंद्र जी, क्या कहती है आपकी मुस्कुराहट जो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं? ये लोग तो आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोग हैं, मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है। आजमगढ़ में जब आतंकवादी मारे जाते हैं, इनके नेता जो माता पुरसी में जाते हैं, इनके लिए बातें छोड़ दीजिए, इनको तो लीला निराली है इनके खाने। रविंद्र जी लीजिए, इन्हें जवाब दे दीजिए। अभी आप पहले कुछ देर पहले काफी कह रहे थे, लीजिए आप जवाब दीजिए। आपका माइक ऑन है। अभी मैं और भी कह सकता हूँ, ये लोग जो है अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। इन लोगों ने कानपुर के चमनगंज चौराहे पर मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम नौजवानों से कहा था, आप लोग अवैध हथियार रखिए। ये लोग आतंकवादियों को समर्थन देने वाले लोग हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाते भी हमारे मित्र ने कहा था कि ये लोग हाईकोर्ट में फटकार पड़ी थी, लोगों ने वो वापस किया। अब हम फिर से घूम के पॉलिटिकल पार्टीज पर आ रहे हैं, जो कि मैं नहीं चाहती कि ये चर्चा पॉलिटिकल पार्टीज की चर्चा बन जाए। लेकिन रविंद्र जी, आप अपना टेक क्या कहना चाहते हैं, अपने पक्ष में क्या बात रखना चाहते हैं? आप पूरी तरह से फ्री हैं, देन हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फटाफट से रिएक्शन। टोकिएगा मत, क्योंकि न तो मैं सेना के खिलाफ कुछ भी बोलूंगा, न जनता के खिलाफ। सरकारों को क्वेश्चन मिल लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इनकी पार्टी जिनका समर्थन कर रहे थे, आतंकवादियों को अपने घर में बुलाते थे, आतंकवादियों को अपने घर में प्रधानमंत्री मिलते थे। मनमोहन सिंह ने किन आतंकवादी से हाथ मिलाया था? न बताने की आवश्यकता है क्या? और जो देश की बहुत सेक्सुअल वायलेंस करती थी, किसने कहा था? न बताने की जरूरत है क्या? राहुल गांधी के बयान थे, आप उन्हीं के संबंधी लोग हैं। आप लोग क्या जान देंगे? आप लोगों ने सेना को ठीक है। रविंद्र जी, एक बार रविंद्र जी का भी टेक सुन लीजिए, फिर हम अपने मुद्दे पर लौट कर आएंगे। रविंद्र जी फटाफट अपनी बात रखिए, फिर मैं आपसे अगला सवाल करूंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ना तो आतंकवाद टेरर शेड्यूल पे कुछ बोल पाए, ना अपनी सरकार की उपलब्धि पे कुछ बोल पाए। वो रटी रटाई जो बातें हैं, मुझे बोलने दीजिए ना, केवल वही पर बोली गई।
अब आपको बता रहे हैं जो राघवेंद्र जी ने कहा, बात करिए, देश की जनता घेर रही है, इस विषय में नहीं घेर सकते आप, अपने बताइए। राघवेंद्र जी आपने क्या लिया, रविंद्र जी को भी बोलने दीजिए। आतंकवादियों को छुड़वाने रहा, बताइए ना अखिलेश जी, तो पॉइंट बात करिए। आगे आतंकवादी की माता पुरसी में नहीं गए थे अखिलेश यादव, बताइए, तो पॉइंट बात करिए। इसमें नहीं बोल पा रहे, उनमें नहीं बोल पा रहे, जो आप पूछे उसको बताइए, मैं तो सब में बोलने को तैयार हूँ। हमारी सरकार को, हमारे नेताओं को घेरने के बाद छोड़ दीजिए। रविंद्र जी को भी, रविंद्र जी को भी अपनी बात रखने दीजिए। रविंद्र जी फटाफट से आपका रिएक्शन। इनकी वो सरकार है जिसके टाइम में सर्वाधिक आतंकवादी हमले होते हैं, कंधार में जाके घुटने टेकते हैं तालिबानियों को आगे, उन्हीं तालिबान आतंकियों को भारत में बुला के पूरी भारत सरकार का घुटने टेकने में मजबूत कर देते हैं। देवबंद को आतंकवाद का क्या बोलते थे, और देवबंद में उनको हमारा दिया जाता है। फिर घूम फिर के पॉलिटिकल पार्टीज पर ही हम आ रहे हैं, और फिर घूम फिर के पॉलिटिकल पार्टीज पर ही आ रहे हैं। चलिए ठीक है रविंद्र जी, जिस तरीके से, ठीक है, मैं नहीं चाहती ये पॉलिटिकल पार्टी की डिबेट बन जाए, मैं नहीं चाहती कि ये पॉलिटिकल पार्टी की डिबेट बन जाए। मैं यहाँ डिस्कशन करने बैठी हूँ, सीधी बात करने बैठी हूँ। मैं नहीं चाहती कि बहसबाजी किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर हो और पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर छीटाकशी करें। रविंद्र जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके से ये विश्वविद्यालय से जुड़ा मैटर उजागर हुआ है, पूरा टेरर उजागर हुआ है, ये सिर्फ 2-4 व्यक्तियों की संलिप्तता का खेल है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, 2-4 व्यक्ति की संलिप्तता का खेल है, या फिर पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी ऐसी हो सकती है, या फिर इस तरह की और यूनिवर्सिटी भी ऐसी हो सकती हैं जो कि आतंक का अड्डा बनी हुई हैं और यूनिवर्सिटी की आड़ में टेरर रैकेट्स चला रही हैं? आपने 5 प्रश्न पूछे थे, मैं उनका एक एक जवाब दे रहा हूं। पढ़ा लिखा व्यक्ति आतंकवादी होता है, कोई भी आतंकवादी हो सकता है, किसी एक जगह से आतंकवादी मॉड्यूल डेवलप नहीं करता है। क्योंकि जब एनआईए अभी जो हमला हुआ पहलगाम में, जब उसकी 25 लोगों की सूची जारी करती है, उसमें हिंदू भी हैं और हिंदू महिला भी हैं, और सब पढ़े लिखे हैं। जितने भी हिंदुओं के नाम है वो पढ़े लिखे हैं, बल्कि जो मुस्लिम्स के नाम है वो नहीं पढ़े लिखे हैं। तो इसका कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता है। क्या इस्लाम में सुसाइड बॉम्बर होते हैं, पूरे विश्व में देखने को मिलते हैं, भारत में अभी देखने को नहीं मिला। लेकिन जब नक्सली हमला होता है, वो जो हिंदू होते हैं उसमें सुसाइड बॉम्बर होते हैं। आगे आपने कहा फंडिंग ट्रोल, 11 साल में एक भी फंडिंग ट्रोल हमारी सरकार खुलासा नहीं कर पाई। तुर्की की बात आती है कि तुर्की सपोर्ट करता है, और तुर्की के आगे जाके नरेंद्र मोदी जी एससीओ की मीटिंग में झुक जाते हैं और उसको ठेका दे देते हैं भारत में। अगला आपने प्रश्न किया था, क्या रेडिकलाइजेशन की पनाह है यूनिवर्सिटी? तो इसके लिए हमारे जो लेफ्टिनेंट कर्नल है, डिफेंस एक्सपर्ट, जिन्होंने कहा कि हमारे पास इस रेडिकलाइजेशन को जानने के लिए हमारे पास एजेंसीज नहीं है, बहुत ज्यादा हैं। हम लोग जानते हैं, मैं एक एक जगह से नाम बता सकता हूं, लेकिन नहीं बताया जा सकता है। इतनी एजेंसीज हैं और फैली हुई हैं, रॉ है, आईबी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, लोकल एजेंसीज हैं, और प्राइवेट एजेंसी से आपस में समझौता भी करती हैं। जो हमारे राष्ट्रीय सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार है, 80 वर्ष के हैं, तो इन एजेंसियों में बहुत लंबे समय तक काम किए हैं, तो कमी नहीं है। ये गलत सूचना दी गई है। अगला आपका प्रश्न था कि क्या शिक्षा संरक्षित आतंकवाद होता है? तो आतंकवाद का शिक्षा से कुछ भी जुड़ा नहीं है। ले दे के हम सत्ता में आएंगे तो हमसे पूछा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, उससे पूछा जाएगा। क्योंकि आतंकवाद किसी व्यक्ति पे नहीं होता, किसी पार्टी पे नहीं होता है, आतंकवाद राष्ट्र पे होता है। और उस आतंकवाद के पक्ष में अगर कोई भी खड़ा होता है और पार्टी पे निशाना साधने लग जाता है, धर्म पे निशाना साधने लग जाता है, तब, क्योंकि अगर ऐसे धर्म पे निशाना साधने लग जाएंगे तो अभी जो मॉड्यूल खोले गए एनआईए के द्वारा, उसमें तो एक पार्टी विशेष के लोग हैं जो मध्य प्रदेश में पकड़े गए हैं, जिनका नाम आया है, सत्ता में है वो पार्टी मध्य प्रदेश में। तो अगर इस बात पे करेंगे तो हम किसी भी निष्कर्ष को नहीं पहुंच पाएंगे। रविंद्र जी, मैंने यूनिवर्सिटी से जुड़ा सवाल, ठीक है, उम्मीद है आपका जवाब पूरा हो गया होगा। मैंने बीच में आपको टोका ही इसलिए नहीं, कहीं आप फिर से गुस्सा ना हो जाए, फिर से गुस्सा हो जाएंगे, फिर से हम मुंह फुला लेंगे, फिर आप बोलेंगे इधर से उधर की बात, इसलिए मैंने आपको टोका ही नहीं। मेरा सवाल आपसे विश्वविद्यालय को लेकर था, कोई एजेंसी की बात नहीं थी, कुछ नहीं थी कि एजेंसी है नहीं है। शुभंकर जी ने कुछ ऐसा नहीं कहा। शुभंकर जी, सवाल यही वाला मैं आपसे कि जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी, क्योंकि रविंद्र जी से मुझे वो उम्मीद नहीं मिल पाई उस आंसर की,
अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर जिस तरीके से पूरा मामला उजागर हुआ, क्या आपको लगता है ये यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2-4 लोग होंगे जिनकी संलिप्तता थी, या फिर पूरी यूनिवर्सिटी इस रैकेट में शामिल हो सकती है, या फिर इस यूनिवर्सिटी जैसी और यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थान भी हैं जो रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस को पूरी तरीके से चला रहे हैं, इस रैकेट को चला रहे हैं, और इन यूनिवर्सिटी में जो आम लोग हैं जो पढ़ने जा रहे हैं या इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं, वो सिक्योर कैसे हैं? कहीं ये ना हो कि वो भी धीरे धीरे इनसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाए। मोनिका जी, मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा इसमें विषयांतर हो रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी या ऐसी किसी और शैक्षणिक संस्था पे, पूरी संस्था पे सवाल उठाना शायद गलत होगा। ये जरूर हो सकता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ लोग जो शायद उसमें ऊंचे पदों पे हों, या वहाँ शिक्षक हों, शिक्षकेतर कर्मचारी हों या विद्यार्थी हों, उनकी संलिप्तता पाई जा सकती है, और ऐसी संलिप्तता बहुत सारी जगहों पे पाई जा सकती है। ये एक एक छोटे छोटे मॉड्यूल्स है, ये मॉड्यूल आपको कहीं पे भी काम करते हुए मिल जाएंगे। रेडिकलाइजेशन, इंडोक्ट्रिनेशन और ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। अनुपमा जी इसके बारे में मुझसे ज्यादा बेहतर बता पाएंगी। बट चक्कर ये है कि जो 2-4 लोगों की आपस में बैठ के किसी एक विषय पर बात करने से बात शुरू होती है, वहां से उनका एकमत होना, फिर उसके बारे में अपने आप को विक्टिम समझना, अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझना और अपने विक्टिमहुड के बदले की कार्रवाई करना, एक परसीव्ड नोशन बना के लोग काम करते हैं। ये हो सकता है कि आपके दफ्तर के भी 4 लोग काम कर रहे हो, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, बिकॉज ये जिस तरीके से काम होता है बहुत ही गुप्त तरीके से काम होता है। और जिस चीज की मैं बात कर रहा था, मैं टेक्निकल हिंट की बात कर रहा था, जिस तरीके से आप विकसित देशों में लोगों की स्नूफिंग होती है, उनके चैट्स पढ़े जाते हैं, ईमेल्स सर्च की जाती हैं, हमारे पास काबिलियत बहुत कम है। मुझे रविंद्र जी की जानकारी पे कोई संदेह नहीं है, उनके 3000 लोग फौज में हैं, उनके कई जीओसी जान पहचान के हैं, बहुत अच्छी बात है। बट चीजें वैसी नहीं है जैसी कि, बिल्कुल होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं कहां बोल रहा हूं, मैं तो बोल ही रहा हूं। वे रक्षा मंत्री भी आपके जानने वाले होंगे, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं रविंद्र जी, लेकिन कम से कम आप दूसरों को सुने फिर बोले। रक्षा मंत्री नहीं है जो चीफ डिफेंस स्टाफ है हमारे स्कूलों के पड़े हुए हैं। आपके बीच में नहीं बोला था रविंद्र जी, मुझे बोल रहे हैं। आप मुझे कर रहे हैं तो आप जवाब भी सुनते रहिए। जो एयरफोर्स और स्थल सेना और नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो भी सैनिक स्कूल के पढ़े हुए हैं। श्रीमान, आप सैनिक स्कूल के पढ़े होंगे, सैनिक स्कूल के तो आपके नेताजी भी पढ़े हुए, उससे क्या फर्क पड़ जाता है? मुझे टारगेट कर रहे हैं ना, तो आप टारगेट करके सुनते रहिए, क्योंकि आपको इससे लाभ होने वाला नहीं है। आपको आतंकवादी मॉड्यूल में बोलना चाहिए था। भाई साहब, मुझे आप बोलने देंगे तब तो मैं बोलूंगा। भाई साहब, आप मुझे टारगेट करें, मुझे टारगेट नहीं किया। आप मुझे टारगेट करेंगे तो पहली बात तो आपको सम्मान करना चाहिए था अपनी पोजीशन का। कोशिश की तो आप उससे क्यों बेचैन हो रहे हैं? आप जैसे व्यक्ति मुझे बेचैन नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा तो अभी 2 मिनट में आप बेचैन हो जाइएगा। ऐसे शब्दों का उपयोग मत करिए। प्लीज कर लीजिए, अगर आपके इतनी कुवत है तो जो आप कर सकते हैं कर लीजिए। अपने दोस्तों को फोन लगा लीजिए, 3000 दोस्त हैं आपके, आप सैनिक स्कूल से पढ़े हैं, कैसे एक्सपर्ट है, कैसे डिफेंस की आप निचले स्तर की सोच। जी, मैं मोनिका जी, देखिए, मैं इनसे बहस नहीं कर सकता हूँ, इतना स्तरहीन नहीं हूं मैं कि इनसे बहस करूं। जहां बहस का ना कोई लॉजिक है ना कोई तर्क है, सिवाय इसके कि मेरे साथ के पढ़ने वाले फलाने हैं, ढिमाके हैं, तो वहां मैं बहस नहीं कर सकता। अगर आप इनका फीडर बंद करेंगी तो मैं अपनी बात रखूँ, या फिर आप मुझे अनुमति दें। ये इसको नहीं, मुद्दे को नहीं भटकाते हैं। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज मुद्दे को नहीं भटकाते हैं, अपना आंसर कंप्लीट कीजिए। शुभंकर जी, अपना आंसर कंप्लीट कीजिए। ओके। हाँ मोनिका जी, देखिए चक्कर क्या है, टेरर मॉड्यूल्स बहुत छोटे तरीके से और असंगठित रूप से काम करते हैं। उनका सांगठनिक रूप जो है वो उस पूरे मॉड्यूल में एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो पिछले उसका कनेक्शन पीछे वाले किसी और मॉड्यूल से हो या एक से ज्यादा मॉड्यूल्स के साथ हो, जहां वो अपनी टेक्नोलॉजी प्लस अपनी थियोलॉजी दोनों शेयर करते हैं। फंडिंग के बहुत सारे तरीके हैं। आज की डेट में आपको पता है कि लोगों के पास फॉरेन से भी फंड्स आ रहे हैं और इंटरनल फंडिंग भी हो रही है। आपने बीच में धर्म का हल्का सा जिक्र किया था। भाजपा की तरफ से अगर हम देखें उनके चश्मे से तो आतंक का एक धर्म होता है, बाकी जो हमारी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं उनकी तरफ से देखें तो आतंक का कोई धर्म नहीं होता। जबकि सच्चाई यह है कि सच इन दोनों के बीच में, और धर्म से नहीं। इसका अगर आप देखें तो ये
धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका है कि आपकी इतनी अटूट आस्था किसी भी विषय पर हो, चाहे वो नक्सलवाद हो तो नक्सली उसके लिए मरने मिटने को तैयार हैं, चाहे वो आपका ट्राइबलिज्म हो तो उसके लिए आपको बहुत सारी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस मरने मिटने को तैयार हैं, चाहे वो आपका धर्म का मामला हो जहां आप धर्म के द्वारा प्रेरित होते हैं तो वहां लोग धर्म के नाम पे मरने मिटने को तैयार होते हैं। बात होती है आइडियोलॉजी की कि आपको आइडियोलॉजिकली कितना इंडोक्ट्रिनेट किया गया है, आपके अंदर वो चीज कितनी ठूस ठूस के भरी गई है कि आपको उस बात के अलावा हर चीज गलत लगती। जिस तरीके से अगर आप जिस इस्लामिक आतंकवाद की तरफ इशारा कर दिमाग रही थी, में वो चीज डाल दी जाती है, आपके दिमाग से खेला इस तरीके से जाता है कि जो कहा जा रहा है व्यक्ति सोचता है यही बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, और आपको ये लगता है कि आप जो कर रहे हैं उसको एक मतलब लीगल तो नहीं बट एक मोरल सैंक्शन उसके लिए उपलब्ध है। वो जो आप कर रहे हैं वो आप अपने धर्म के लिए, अपनी आइडियोलॉजी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए एक आप अच्छा काम कर रहे हैं और वो आपके लिए पाक काम है। जैसे अगर जो आपने उमर का वीडियो देखा, उमर का जबकि कुरान में कम से कम 5 जगह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सुसाइड करना कुरान और इस्लाम के हिसाब से बहुत ही गलत काम है, उसको वो जस्टिफाई कर रहा है यहाँ पे। तो जहां आपको इस तरीके से रिलीजियस मतलब आप किसी भी चीज को लेके, मैं रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन की बात कर रहा हूं बट साथ साथ मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ ये भी बोल रहा हूं कि ये इंडोक्ट्रिनेशन किसी भी बात को लेके हो सकता है। जिस तरीके से हमारे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता हैं, इनका ये राजनीतिक पार्टी के प्रति समर्पण जो है वो भी एक तरीके का इंडोक्ट्रिनेशन। तो आपके ऊपर किस विचारधारा का कितना प्रभाव है, चाहे जो अनुपमा जी ने बहुत अच्छे से बोला कि बचपन से जिस चीज को आप सुनते आ रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कई सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जहां अगर आप मणिपुर का एग्जांपल लें, नागा और कुकी ट्राइब्स में और मणिपुरी ट्राइब्स का जो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट सालों से चलता आ रहा है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है उस दिन से वो सुनते आ रहा है कि ये हमारे दुश्मन हैं, संलिप्त हो जाता है, इसलिए सालों साल से वो चल रहा है। जी अनुपमा जी भी है कंटिन्यू में, मैं यही सवाल उनसे आगे, इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगी। ये मेंटेलिटी, आइडियोलॉजी, ये दिमागी कीड़े का खेल, ये सब हम समझ रहे हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति के दिमाग में चल क्या रहा है ये समझना जरूरी है। उमर जो डॉक्टर बना हुआ, जो डॉक्टर था, उसके दिमाग में ये सब है, ये शायद सालों साल तक कोई भी कभी भी वाकिफ नहीं हुआ, ना कभी उसको एहसास हुआ। तो क्या इंडिकेटर्स होते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा सजग या थोड़ा सा सतर्क हो सके? बेसिकली ये है तो थॉट प्रोसेस, विचारों का खेल है ये सब। है तो विचारों का ही खेल। जैसे सर्कस है, सर्कस में हम ट्रेन करते हैं, उसी तरह से उनको ट्रेन किया जाता है बेसिकली कि उनकी विचारधारा इस तरह की बन जाए। इस सब में संस्कार मैटर करते हैं, वैल्यूज मैटर करती हैं, और कहीं ना कहीं जब कहीं ना कहीं कोई इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है उसको कैश किया जाता है। बेसिकली उसको कैश किया जाता है तब जब वो इनसिक्योर होते हैं तो उनको बहकाया जाता है, जिसकी वजह से उनका ये थॉट प्रोसेस बन जाता है। अगर किसी के में इस तरह की इनसिक्योरिटी या कुछ है, या किसी का जो व्यवहार है वो अलग है, या उसकी आइडियोलॉजी को लेकर उसका जो रवैया है वो बहुत अलग है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों का रिहैबिलिटेशन हो सकता है या कोई प्रिवेंटिव फ्रेमवर्क मेजर्स हो सकते हैं? जी, रिहैबिलिटेट किया जा सकता है ऐसे लोगों को, लेकिन अगर उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो पहली बार, और दूसरी बात उनकी इच्छा शक्ति हो और वो चाहें कि हमें सुधारा जाए तो वो रिहैबिलिटेट हो सकते हैं। उनकी विल पावर के बिना ये चीज संभव नहीं, ना ही उनकी इच्छा के बिना। पर वो विल पावर तो शायद कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि वो आइडियोलॉजी इस तरीके से घर कर बैठी है। मैंने कसाब के ऊपर मूवी देखी थी, एक मूवी का नाम 26/11 से ही जुड़ी मूवी थी, मूवी का नाम अब मुझे इस वक्त नहीं याद है। तो उसमें अंत तक जब उससे पूछताछ हो रही है, फांसी देने से पहले तक भी जब बात हो रही है, उसको किसी बात का कोई पछतावा नहीं। जी, तो विल पावर तो ऐसे लोगों में होती ही नहीं है। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि ये जो नेगेटिविटी है इस हद तक, ये जो आइडियोलॉजी है इस हद तक उनके अंदर घर कर जाती है कि ये एंड तक रहती है। अगर हम किसी को पॉजिटिविटी से कंडीशनिंग करें
पॉजिटिव विचारधारा दें तो हम उसको पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ सकते हैं। अगर हम किसी को नेगेटिव कंडीशनिंग करें तो हम उसको नेगेटिविटी की तरफ मोड़ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उसको कंडीशनिंग किस आधार पर दी गई है और किस तरफ दी गई है। ये डिपेंड करता है उस इंसान पे या उस ग्रुप पे, या मैं धर्म तो नहीं कहूंगी, एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो उसको कंडीशन कर रहा है अपने फायदे के लिए। तो उस ग्रुप पे डिपेंड करता है जी, उस ग्रुप पे डिपेंड करता है, उस समूह पे डिपेंड करता है कि वो अपने फायदे के लिए उसको किस तरफ ले जा रहा है, किस तरफ की धीरे धीरे उसे कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से यूनिवर्सिटी आतंक का अड्डा बनी हुई थी, न सिर्फ ये खेल उजागर हुआ बल्कि ये भी उजागर हुआ कि रेडिकलाइजेशन किस तरीके से अपने पांव पसार चुका है, चाहे वो सोशल ग्रूमिंग के जरिए हो, आइसोलेशन के जरिए हो, या फिर ऑनलाइन ग्रूमिंग के जरिए ही क्यों ना हो, ये इस तरीके से अपने पांव पसार चुका है कि पढ़े लिखे लोग किस तरीके से आतंक के मकड़ जाल में जकड़े हुए हैं और फिर वो इस टेररिज्म को अंजाम देते हैं, जैसे आतंकी उमर ने किया। और आतंकी उमर जैसे कई टेरर ग्रुप्स या फिर कई ऐसे टेररिस्ट हैं या फिर ऐसे आरोपी हैं जिनका ये खेल समय समय पर उजागर होता है। जरूरत इन सभी लोगों से सतर्क और सावधान रहने की भी यहाँ पर जरूर है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। martyrdom operations, and it is being known in Islam.